हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ सेप्टम 10 ए की ओर से जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, जो कि स्टेनोग्राफर के लिए है, क्लर्क के लिए है। क्लर्क में क्या आ जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एंड स्टोर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट। ड्राइवर में क्या आ जाता है? व्हीकल ऑपरेटर एंड फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इतने सारे पोस्ट पे जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है, कितने पद पे? 1061 पद पे। ओके, और जिसमें एक जेटीओ भी है, लेकिन जेटीओ का सिलेबस अलग है और बाद बाकी इतने सारे पोस्ट है, सबका सिलेबस सेम है। 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 1 आवर का एग्जाम होगा। तो उसमें जो जनरल अवेयरनेस है, उसमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, उसमें से 20 क्वेश्चन आने की संभावना है जनरल अवेयरनेस से। तो इसमें जनरल साइंस भी पूछा जाएगा, जिसको सामान्य विज्ञान बोलते हैं। तो उसी का आज हम लोग क्लास 1 देख रहे हैं, जो कि प्रकाश और प्रकाशिकी है। तो ये क्या है? लाइटिंग एंड ऑप्टिक्स है। ओके, तो ये देखिए, जो बहुत सारे जो जनरल साइंस पढ़ाते हैं, तो इसको लास्ट में शुरू करते हैं, और लास्ट में शुरू करते हैं और लोग सही से समझ नहीं पाते और वो सही से समझा नहीं पाते। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि ये क्लास 1 ही लाए हैं। ओके, जो सबसे ज़्यादा जो ये ऑप्टिक्स, अगर 12th में भी ऑप्टिक्स सुने होंगे, सबसे जो भारी चैप्टर रहता है, जो सबसे हार्ड चैप्टर रहता है, वो कौन रहता है? ऑप्टिक्स का ही रहता है, लोग मानते हैं। लेकिन भारी एकदम इजी वे में इसको अगर समझेंगे तो ये सबसे इजी रहता है। ओके, तो देखते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों, पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसको सब्जेक्टिव रूप में देखेंगे, और सारा क्वेश्चन देख जाएंगे जो क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, तो चलिए, लेकिन आप लोगों को हम बता दें कि ये मोबाइल नंबर दिया गया। अब ये मोबाइल नंबर क्यों? अगर आप लोगों ने ई बुक नहीं लिया है, ई बुक बोले तो क्या? ई बुक बोले तो अगर आप लोगों ने ई बुक नहीं लिया है, जिस 75 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? तो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कहाँ कहाँ से? एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस से और जनरल इंग्लिश से। तो इस पे स्टडी विथ क्रेजी गुरु का टीम है, जो कि क्या किया है, एकदम झमाझम तरीके से, एकदम बेहतरीन न्यूज जो सिलेबस है उस पे आधारित एक ई बुक बोले तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जाएगा। फिर से मैं बता दूं कि ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में जाएगा। अभी सभी जगह देश के हर एक कोना में ये बुक पहुंचाना संभव नहीं ना है, तो इसलिए क्या किया गया है, ई बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड किया जाएगा। सर, इसका प्राइस भी लगेगा क्या? हाँ, देखिए, 70 रुपीज इसका मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। जो स्टडी विथ क्रेजी गुरु टीम को अगर भेजने में जो प्राइस लग रहा है वो लिया जाता है। एक बार ही लिया जाएगा। अगर कोई भी कारणवश से अगर व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा और ई बुक डिलीट हो जाता है, तो वो फिर से रीसेंड कर दिया जाएगा। 70 रुपया में आपको एप्टीट्यूड भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी और जनरल इंग्लिश भी, चारों सब्जेक्ट का ई बुक आपको 4 पीडीएफ में मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या है कि आपको बस स्टडी विथ क्रेजी गुरु के साथ बने रहना है, लास्ट तक सिलेक्शन हो जाएगा। और पेमेंट कहाँ करना है? तो इसी नंबर पे गूगल पे, व्हाट्सअप, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम सब चलता है। पेमेंट करके और व्हाट्सअप में आपको स्क्रीनशॉट भेजना है और किस मीडियम में चाहिए वो सेंड कीजिएगा। मैं आपको ई बुक 10 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भौतिकी का, आज देखिए, सबसे पहले तो फिजिक्स हम देखेंगे, और फिजिक्स में क्या? प्रकाश और प्रकाशिकी देखेंगे, जिसको जो लाइटिंग एंड ऑप्टिक्स है वो देखेंगे। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट बोले ना, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग थ्योरी समझेंगे। तो क्या है, देखिए, प्रकाशिकी में किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचनांक एन जिसको इंडेक्स बोलते हैं, C/V है, को दर्शाया जाता है। N = C/V दर्शाया जाता है। ऑप्टिक्स में पढ़े ही है 10th क्लास में भी और 12th में भी। जहां C निम्न है, तो C क्या है? निम्न है। क्या C? यहाँ पे N = C/V है, तो N इंडेक्स है, C क्या है और V क्या है, सब देखते हैं, सब के बारे में देखते हैं। तो देखिए, और ऑप्शन दे दिया। A क्या है? माध्यम में प्रकाश की गति। B क्या बोला है? वक्रता केंद्र। C क्या? गोले की त्रिज्या। और D क्या बोला है? निर्वात में प्रकाश की गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। देखिए, जो प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में जो किसी पदार्थ का अपवर्तनांक सूचनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, जो एन है, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसको N = C/V के रूप में हम लोग लिखते हैं। और यहाँ हमें ये पूछा है C क्या है। तो देखिए, तो C/V द्वारा वर्णित किया जाता है, जो अपवर्तनांक सूचनांक N = C/V द्वारा वर्णित किया जाता है। जहां C निर्वात में प्रकाश की गति है। क्या है? C क्या है? निर्वात में प्रकाश की गति। तो ABCD में कहाँ पे है? तो ABCD में जो निर्वात में प्रकाश की गति D में है, यानी कि इसका आंसर D हो जाएगा। जो C है, N =
वस्तु जो अपवर्तनांक सूचनांक है सी वाई भी है, तो इसको हम लोग सी को क्या बोलते हैं, सी निम्न में से क्या है, निर्वात में प्रकाश की गति। और कितना है देखिए, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ सबसे ज्यादा मीटर पर सेकेंड सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो निर्वात में है जो प्रकाश की गति कितना होता है, 3 × 10⁸। ओके, उसके बाद ये तो हो गया। तो अब ये भी क्वेश्चन होगा, एन तो इंडेक्स हो गया क्या, अपवर्तनांक सूचनांक हो गया, सी क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की गति, और वी क्या हो गया, जो प्रकाश की वेग है। तो देखिए प्रकाश का वेग है, ये प्रकाश का कला वेग है, याद रखिएगा। सी क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की गति, और वी है जिसको हम लोग वीपी के नाम से यहाँ वी दे दिया है, वीपी जो कि कला वेग है, फेस वेलोसिटी है। ओके, और अपवर्तनांक वायु, जो अपवर्तनांक है वो वायु का कितना 1.0003 होता है, और जल का 1.33, और हीरा का 2.417, और बर्फ का 1.3, और इथाइल अल्कोहल का कितना 1.36, और निर्वात का 1 होता है। ओके, और ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, वीपी जो कला वेग है ये क्या है। तो देखिए कला वेग है जो एक गतिमान तरंग का कला वेग वह है जिसमें तरंग का कला माध्यम से संचरित करता है। जैसे देखिए ये जो विस्थापन और प्रकाश का तरंग है, ऐसे जाता है, ऐसे ऊपर नीचे जाता है। तो ये जो गतिमान तरंग है, तो गतिमान तरंग का जो जिसे तरंग के कला माध्यम को संचरित करता है। ओके, और ये कला वेग वीपी इक्वल टू होता है ओमेगा और डिवाइडेड बाय क्या होता है के। तो के में क्या है, कोणीय वेग। कोणीय वेग कई, जैसे ये देखिए कोणीय वेग कई हो सकते हैं। ओके, तो वी ओमेगा हो गया, जो कि जैसे ये कोणीय वेग हो गया, ओमेगा हो गया। और तरंगों की संख्या जैसे यहाँ से एक तरंग निकला, देखिए ये जो ऐसे आ रहा है, जो विस्थापन और तरंग ऐसे रहता है, तो यहाँ से एक तरंग निकला, दो तरंग निकला, ऊपर गया, फिर ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तो यही जो वीपी है इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय के। ओके, तो ये होता है अपना कला वेग, तो याद रखिएगा। तो इसमें सी क्या हो गया, प्रकाश में निर्वात की गति। यही सब, ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, इतना डिटेल 12th क्लास में 10th क्लास में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज ले लेना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन। जो बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, और चश्मे पर पड़ने वाली चमक किस प्रकार के परावर्तन के कारण होता है। जैसे परावर्तन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकाधिक परावर्तन, उसके बाद क्या होता है, विस्तृत परावर्तन, और जो परावर्तक परावर्तन है। तो यहाँ पूछा है कि बाथरूम के शीशे और झील पर होने वाला परावर्तन रिफ्लेक्शन है वो, और चश्मे पर पड़ने वाला जो चमक है किस प्रकार का परावर्तन होता है। तो ये किस प्रकार का होता है, बी जो परावर्तक परावर्तन है वो होता है। अब ये जान लेना जरूरी है कि ये परावर्तक परावर्तन क्या है। तो देखिए परावर्तक परावर्तन क्या है, परावर्तक परावर्तन को एक चिकनी सतह से एक निश्चित कोण पर परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है। मान लीजिए ये निश्चित जो चिकनी सतह है, यहाँ से प्रकाश का जो प्रकाश इस पे आया, और ये सीधा परावर्तन होके इस तरह से चला गया, तो इसको हम लोग परावर्तन बोलेंगे। ओके, जो परावर्तक परावर्तन बोलेंगे। ओके, जैसे जो एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, बाथरूम दर्पण पर प्रतिबिंब। अगर आप जैसे समतल दर्पण है, उस पर आपका जो प्रतिबिंब है टेढ़ा नहीं ना दिखाई देता, एकदम सीधा जाता है और सीधा रिफ्लेक्ट होकर आता है, यानी कि आपका जो चेहरा है वो सही दिखाई देता है। तब ना वो प्रतिबिंब का मतलब वो दर्पण है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वही चेहरा टेढ़ा दिखाई देता तो वो दर्पण का इस्तेमाल करते नहीं ना। अगर कोई ऐसा चीज है जहाँ चेहरा टेढ़ा दिखाई देता है, तो क्या उसमें आप अपना इमेज देखते हैं नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पे जो बाथरूम का परावर्तन है वो परावर्तक परावर्तन के कारण होता है। उसके बाद क्या है, विसरित परावर्तन। ये क्या है, तो देखिए खुदरी सतह से उत्पन्न होता है, जो समाचार पत्र पढ़ने की तरह सभी दिशाओं से परावर्तन को परावर्तित करता है। समाचार पत्र बोले तो यानी कि समाचार पत्र में देखते हैं रैंडमली कहीं से भी खबर आ जाता है, कुछ भी दे देता है। सेम उसी तरह है कि ये सभी दिशाओं से प्रकाश को परावर्तित, जिसको विसरित परावर्तन बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, एकाधिक परिवर्तन। एकाधिक बोले तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हैं। क्या, जब हम दो दर्पण लेते हैं, दो दर्पण बोले तो एक से अधिक मिरर। ओके,
दो दर्पण लेते हैं तो प्रकाश का एक स्रोत कई बार प्रतिबिंब, एक स्रोत का कई बार, जो अगर मान लीजिए दो दर्पण लीजिएगा ना, तो प्रकाश का एक स्रोत से अगर यहाँ से प्रकाश अगर निकालते हैं, अगर दो दर्पण है तो ये कई बार क्या होगा, एक दर्पण यहाँ ले लेते हैं, एक दर्पण यहाँ ले लेते हैं, तो ये यहाँ जाएगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर इस दर्पण पे आएगा, तो उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण पे बनेगा। तो ऐसे होता है, जे मतलब क्या होता है कि जैसे प्रकाश को परावर्तन करने के लिए काम किया जाता है। तो देखिए, स्रोत प्रकाश का एक स्रोत कई प्रतिबिंब हो सकता है। जैसे नाई की दुकान पर हम दो दर्पण के कई प्रतिबिंब का उपयोग करके सिर के पीछे देखते हैं। मान लीजिए आप आगे बैठे रहते हैं और देखना चाहते हैं सिर के पीछे, तो क्या होता है, एक आगे दर्पण लगा रहता है और एक क्या किया कर दिया जाता है, पीछे दर्पण आपको, जैसे बाल काटने के बाद आपको पीछे दर्पण दिया जाता है, जो देखिए तो सामने दिख जाता है ना, जो हमारा बाल किस तरह काटा है। तो सेम प्रैक्टिकल व्यू में देखिए, देखिए साइंस ऐसा चीज है जो आप रट लीजिएगा तो कभी ये मतलब समझ में नहीं आएगा। आप बाल कटवाने जाते हैं तो दो दर्पण का वहाँ इस्तेमाल एकदम सही से किया जाता है। एक तो बाल कटने के बाद क्या करता है, एक तो आगे दर्पण लगा रहता है, एक यहाँ आगे रहता है, और जो नाई रहता है वो चला क्या करता है, पीछे से दर्पण ला के लगा देता है, तो पिछला जो आपका बाल का हिस्सा रहता है वो अगला जो आपके सामने वाला दर्पण रहता है वहाँ दिख जाता है। ओके, तो ऐसे प्रैक्टिकल एकदम व्यू में इसको सोचिए, तब जाके कभी नहीं भूल पाइएगा। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकाश का उत्सर्जन डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है। तो देखिए, गैलियम फास्फाइड, जो इंडियम इंडियम गैलियम नाइट्राइड, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जर्मेनियम। कैसे, तो देखते हैं। देखिए, जो जर्मेनियम है एक प्रकाश उत्सर्जन डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। जर्मेनियम, जिसको जीई बोलते हैं, और अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर पर है, इसमें तो एकदम खून में घुसा रहता है ये सब चीज, और क्यों नहीं बताते हैं। देखिए, आवर्त सारणी के समूह 14 जो भाग 4 के ए में सिलिकॉन और टीन के बीच में एक रासायनिक तत्व, एक चांदी ग्रे धातु, धातु और अधातुओं के बीच के गुणों के मध्यवर्ती है। जो सेमी जर्मेनियम क्या है, जो इसका जो गुण है धातु और अधातु के बीच का है, इसलिए ये क्या है, जो कि जो प्रकाश उत्सर्जन डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। क्योंकि ये धातु और अधातु क्यों नहीं है, क्योंकि धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म के मध्य, मतलब बीच के मध्यवर्ती ये चीज है जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर में ये पढ़ते हैं ना, तो इसलिए ये जो जर्मेनियम है, जो कि प्रकाश उत्सर्जन डायोड संरचना के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। बाद बाकी ये तीनों है, ए बी और डी, ये तीनों है। तो याद रखिएगा, ये जर्मेनियम क्यों नहीं है, क्योंकि ये धातु और अधातु के बीच के गुणधर्मों के भी मध्यवर्ती होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है, सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर डैश डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो ए में क्या है, हरा है, बी में क्या है, नीला है, लाल और ऑरेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नीला। क्या है, नीला। प्रकाश और तांबा पीले रंग को छोड़कर जो नीला और बैंगनी, जो बैंगनी जो प्रकाश का अवशोषित करता है, और ये पीला क्यों नहीं करता है, देखते हैं। देखिए, सोना और तांबा पीले प्रकाश को छोड़कर नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। कि ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं जे बताइए, जे सोना और तांबा तो पीलापन दिखता है, और आप बोल रहे हैं कि जे पीला को वो अवशोषित ही नहीं करता है। हाँ, यही जो पॉइंट है ये याद करने योग्य है। क्यों, देखिए, पीले को अवशोषित नहीं करता है, वो कारण वो प्रकाश का, जो मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इसमें कई सारा जो प्रकाश का स्रोत जाता है, जिसमें नीला, हरा, पीला जाता है, नीला, हरा, पीला जाता है। तो क्या है, जो वो क्या करता है कि जो ये नीला और बैंगनी को क्या करता है, नीला, बैंगनी और पीले जाता है, जिसमें नीला और बैंगनी को अवशोषित करते हैं, मतलब इसको अवशोषित करते हैं, और बाद बाकी पीला है इसको अवशोषित नहीं करता है। तो वो कारण है कि आपका यहाँ से पीला रिफ्लेक्ट हो जाता है, अवशोषित नहीं कर पाता है। तो ये जो सोना और तांबा है वो पीला कलर के दिखाई देता है। यही कारण है मेन। ये सब देखिए प्रैक्टिकल चीज है, आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। जो सोना और तांबा है, आप कहीं भी पूछ सकते हैं, बताइए जो सोना और तांबा है जो पीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अगर वहाँ है जो पीले प्रकाश का छोड़ के नीले और बैंगनी को प्रकाश अवशोषित करते हैं, लेकिन जो सोने और तांबे रंग पीला होता है, क्योंकि ये पीला जो रंग है उसको अवशोषित नहीं करता है, इसलिए इसका रंग पीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा, कौन किसको किसको अवशोषित करता है, नीला और बैंगनी को। ओके, चलिए अगला देखते हैं।
सूर्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। सूर्य की किरणें सफेद रंग की होती है और 7 रंग यानी बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल का मिश्रण होता है। हम आमतौर पर इसे विबग्योर, जिसको VIBGYOR भी कहते हैं। ओके, इसको विबग्योर भी कहते हैं ना। तो इसमें 7 रंग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 7 रंग। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। देखिए क्या है। डैश 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 को पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 होता है। किसका? जो शुरू फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी में बताए थे, किसका होता है? हीरा का होता है। तो हीरे का पूर्ण अपवर्तनांक 2.42 2.42 और कांच का कितना होता है? 1.50। ये सब याद रखिएगा। ये सब जो है एकदम ये ऐसे जैसे कांच का, हीरे का, ये सब पूछ लिए जाते हैं। सबका नाम याद करने के लिए नहीं, कुछ कुछ ऐसा है जो आपको पूछ लिया जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताए थे, उसका जो संख्या कौन कौन है जो पूछा जाता है। अपवर्तनांक सूचनांक, जिसे अपवर्तन का सूचनांक भी कहा जाता है, प्रकाश की किरण के झुकने को मापता है जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। ओके, क्या करता है? प्रकाश के किरण को झुकने को मापता है। जो अपवर्तनांक का सूचनांक है, जो अपवर्तक सूचनांक है, जो क्या करता है? प्रकाश के किरण को झुकने से नापता है। यानी कि मान लीजिए सघन से विरल में जाता है और विरल से माध्यम में जाता है, तो प्रकाश या तो अभिलंब से दूर, मतलब क्या होता है? अभिलंब से दूर जाता है, अभिलंब से नजदीक आता है। तो वही जो झुकता है ना, उसी को मापते हैं, जिसको हम लोग अपवर्तनांक सूचनांक कहते हैं। जैसे ये देखिए, सघन से यहाँ से आया, ये अभिलंब है। सघन से यहाँ आया लाइट, और ये सघन से मान लीजिए हवा है, हवा से ये कांच में गया, तो ये क्या है? प्रकाश इसके इधर मतलब अभिलंब से या दूर जाएगा या नजदीक जाएगा। तो इसी को जो प्रकाश का किरण को झुकने को मापता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये अपवर्तनांक सूचनांक कहते हैं। यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और सघन से विरल में जाने पर अगला क्वेश्चन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर जाता है या नजदीक आता है, या विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, सब बताएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। हीरा का जो अपवर्तनांक है 2.42 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 देखते हैं। 7 क्या है? सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा समुद्र में पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंगदैर्घ्य अवशोषित किया जाता है। तो कौन सा? पीला किया जाता है। देखिए इंद्रधनुष बनता है तो आपको उसमें पीला, लाल और हरा, ये 3 कलर है जो एकदम मतलब अच्छा ज़्यादा दिखाई देता है। क्यों? तो दिखाते हैं। देखिए सूर्य का प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा समुद्र के पानी अणु द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य तरंगदैर्घ्य अवशोषित किया जाता है। कौन? पीला। क्यों? और पीला ज़्यादा दिखाई देता है, क्यों? देखते हैं। देखिए सूर्य के प्रकाश की लाल और हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा सूर्य प्रकाश पीले रंग को तरंगदैर्घ्य समुद्र के पानी के अणुओं द्वारा अवशोषित करते हैं। क्या? पानी के जो अणु रहता है ना, उसके द्वारा जो पीला रंग है वो अवशोषित किया जाता है। जो पानी के अणु रहता है उसके द्वारा। जब सूरज की रोशनी समुद्र से टकराती है और कुछ प्रकाश सीधे वापस परावर्तित हो जाती है। मान लीजिए सूर्य समुद्र की सतह है, यहाँ से सूर्य की रोशनी आए और ये क्या है? जो ये कुछ प्रकाश के किरण है जो सीधा पानी के सतह से टकराए और वापस परावर्तित हो जाए। अपवर्तित में क्या? ये नीचे आ जाएगा, लेकिन कुछ जो है वो प्रकाश अपवर्तित हो जाता है, और कुछ जो किरण है, यह सूर्य है और यहाँ से आता है, और कुछ जो है प्रकाश वो परावर्तित हो जाता है। लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र के सतह में प्रवेश करता है। यानी जो अपवर्तन है वो कुछ भाग है जो समुद्र के सतह में प्रवेश करता है, और कुछ है जो अपवर्तित हो जाता है और पानी के अणु के साथ संपर्क करता है। जो ये अधिकांश भाग है जो समुद्र के सतह में प्रवेश करता है, वो क्या है? जो ये पानी के अणु के साथ संपर्क कर लेता है। ओके, और ये कारण है ये पीला जो है ये किस कलर में अवशोषित करता है? पीला को अवशोषित करती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन में फंसाया जाएगा। देखिए सूर्य का प्रकाश है जो लाल और हरी तरंगदैर्घ्य के अलावा
जो लाल, याद रखिएगा ये भी पूछ सकता है, जो सूर्य के प्रकाश किस किस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है, तो लाल और हरी। और पानी जब बोल देगा तो पानी के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित किया जाता है, तो किस कलर में, तो पीला कलर में। इसलिए ना बोलते हैं क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ना क्वेश्चन के माध्यम से सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, ताकि ये नहीं हो कि आप केवल आए और इसका आंसर दे दिए, इसका आंसर डी होगा अगला क्वेश्चन, ऐसा नहीं। सब्जेक्टिव भी इसका जो इससे क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है ये सब आप देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है? वाहन में हेडलाइट के रूप में बच्चा बच्चा जानता है, बचपन से ही पढ़ते, इसका आंसर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि देखिए अवतल दर्पण में जो प्रकाश, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पे दर्पण अवतल लगा है, ये यहाँ से जाता है तो प्रकाश ऐसे मतलब फैलता है। और उत्तल में क्या होता है कि यहाँ से अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आया तो ये एकत्रित होता है, एक ही जगह पे प्रकाश आता है। ओके, तो इसी तो क्या है, यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश हमें फैलते हुए दिखना चाहिए ना, पूरा एरिया ज़्यादा कवर होना चाहिए ना, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग वाहन में के हेडलाइट में किया जाता है। क्योंकि जब हेडलाइट का बल्ब अवतल दर्पण से फोकस पर रखता है तो यह प्रकाश अनंत प्रतिबिंब तक फैलने देता है। ये वही ना फैलने, मान लीजिए दर्पण है तो यहाँ से आता है प्रतिबिंब, ऐसे ऐसे फैल जाता है। अगर वही ये प्रतिबिंब आता है, ये ऐसे ऐसे फैल जाता है, तो फैलने के लिए यानी कि एरिया ज़्यादा कैप्चर कर, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही साइड जो मिरर है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड वाला, क्योंकि जो इसमें प्रतिबिंब है बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब छोटा दिखाई दे देता है। ओके, तो इसलिए ये जो देखिए मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल, उत्तल दर्पण, और हेडलाइट में अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम होता है? तो किस प्रकार, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, समतल दर्पण में जो पार्श्व जो व्युत्क्रमण होता है वो समतल दर्पण में होता है। कैसे, तो देखते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व व्युत्क्रमण दर्शाते हैं। पार्श्व उल्टा एक दर्पण छवि का उत्क्रम जहां वस्तु दाहिने से बाएं और दर्पण के पीछे बाईं ओर दिखाई देता है। आप देखिए इसको सिंपल देसी भाषा में समझिए। पार्श्व जो व्युत्क्रमण है, देखिए जब मिरर इमेज आप रीजनिंग पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि ये अगर इसमें हम लोग समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो आपका जो मान लीजिए आपके जो चेहरा पर मोल है, वो जो तिल का निशान है या कट का निशान है वो दाईं साइड रहता है ना, तो मिरर में वो बाईं साइड, ये द और ब वाला जो ट्रिक हम रीजनिंग में इसलिए ना बोल रहे हैं, ये सबका कनेक्टिविटी एक ही है, बस आप कनेक्ट करना सीख लीजिए। दाहिना और इधर दाहिना मान लेंगे जिस साइड हम लोग लिख रहे हैं, और इधर बायां मान लेंगे। तो अगर आप लोग मिरर में देखते हैं तो जो आपके कट या जो तिल का निशान रहता है आपके शरीर पे दायां साइड, वो मिरर में बायां साइड दिखाई देता है, और जो बायां साइड रहता है वो दाहिना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व जो व्युत्क्रमण है, इसको हम लोग पार्श्व व्युत्क्रमण बोलते हैं। यानी कि समतल दर्पण में जो इमेज है दायां से बायां होता है और बायां से दायां, हमेशा याद रखिएगा। उल्टा से सीधा आप अगर अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो ये नहीं ना, उसमें उल्टा नहीं ना, ऊपर से नीचे नहीं चेंज होता है, केवल इधर हॉरिजॉन्टल में दायां से बायां चेंज होता है। ओके, तो याद रखिएगा। तो इसी पे पूरा जो मिरर इमेज है वो टिका हुआ है। क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं तो उसमें होता है डैश 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 होता है। क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जरा दूरदृष्टि। ये क्या है, तो देखते हैं। जब लोग बाइफोकल लेंस पहनते हैं उन्हें प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष होता है। और जरा दृष्टि दोष क्या है, बाइफोकल लेंस का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनमें निकट और दूर दृष्टि दोनों होता है। यानी कि जिनमें निकट और दूर दृष्टि दोनों का प्रॉब्लम हो उनको प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दूर दृष्टि कहते हैं, क्या, जरा दूर दृष्टि कहते हैं। ओके, और इनके लिए जो बाइफोकल लेंस है उसका इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा कि किस लेंस का उपयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? तो किसका के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब ये प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो ये देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है जो आकाश का रंग है, अगर
अगर साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ओके, तो देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। रमन प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन जिसको बोलते हैं, जिसको रमन प्रकीर्णन के नाम से भी जानते हैं और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। टिंडल प्रवाह कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन की परिघटना है। जो टिंडल प्रवाह कोलाइडी है ना, उसमें है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ना आप देखते हैं कि ये क्या होता है, जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको कहीं कहीं पे दिखता है जो पानी का तालाब है, लेकिन वहां जाते हैं तो तालाब नहीं रहता है। ओके, तो इसी के कारण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश 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 प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब को डैश 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 प्रतिबिंब कहते हैं। जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनते हैं ना, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं। जो पर्दे पर मान लीजिए मूवी में जाते हैं, तब मूवी पे आपको पर्दे में क्या प्रतिबिंब दिखाया जाता है, इमेज वीडियो दिखाया जाता है, तो उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन आप क्या है जो मिरर में देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो वहां पे आपका क्या है जो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो वहां पे आपका आभासी, आपका रियल जो है वो बनता है। ओके, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब ये कैसे होता है समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आप ये प्रतिबिंब यहाँ से जाता है, तो यहाँ से ये गुजरता है, यहाँ पे अगर हम लोग इस साइड आते हैं तो ये यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन क्या है जो यहाँ से अगर प्रकाश गुजरता है, ये वस्तु है, ए और बी वस्तु है, तो ए और बी का जो यहाँ पे क्या वास्तविक प्रतिबिंब, यहाँ पे पर्दा लगाएंगे तो बनेगा। लेकिन अगर यही यहाँ से जो लाइट है यहाँ से गुजर के यहाँ बनाता है, लेकिन ये अगर हम दर्पण पे देखते हैं तो ये अनंत से गुजरता है, तो यहाँ पे तो हमको देखना सही नहीं, तो इसका प्रतिबिंब और यही इधर उल्टा चले जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं, ए डैश और बी डैश। इसको हम लोग क्या बोलेंगे आभासी। सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि अगर पर्दे पर जो देखते हैं ना मूवी थिएटर वगैरह में, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है, जिसको प्रकाश को क्या किया जाता है, जो ऐसे ये रहता है, यहाँ अगर मान लीजिए यह है तो इसको यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे पर्दा लगा के उतारा जाता है। लेकिन यही ए और बी वस्तु है, इसको अगर हम लोग आभासी बनाते हैं, रियल प्रतिबिंब बनाएंगे, तो ये रियल इमेज बनाएंगे तो यहाँ पे अनंत पे चला जाता है, लेकिन यहाँ माइनस में जाने पे यहाँ पे प्रतिबिंब जो कि मिरर पे बनता है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। सिंपल भाषा में हम समझा दिए कि जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग वास्तविक बोलते हैं, और जो समतल दर्पण बनता है उसको आभासी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्या एलईडी पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का जो पूर्ण नाम है वो लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि बी है, लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए बार बार रिपीट कीजिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में यह अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत प्रवाह के साथ चार्ज होने पर अवरक्त या दृश्य प्रकाश, जो दृश्य प्रकाश है वो उत्सर्जन करता है, दृश्य प्रकाश उत्सर्जन करता है। ओके, जो लाइट इमिटिंग डायोड है। ओके, तो याद रखिएगा एलईडी का जो पूर्ण नाम है क्या, लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये क्या करता है, ये अवरक्त बोले या जो दृश्य प्रकाश है वो उत्सर्जित करता है। और ये क्या है, याद रखिएगा अर्धचालक उपकरण है। क्या, इलेक्ट्रॉनिक में एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ओके, उसके बाद देखिए मायोपिया को किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया, इसको निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। किस, निकट दृष्टि दोष से क्या है, तो देखिए मायोपिया को निकट दृष्टि के रूप में जाना जाता है। मायोपिया को माइनस या आकार में आउटर लेंस वाले चश्मे या कॉन्ट्रैक्ट लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। जो आउटर लेंस, जैसे निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें क्या आउटर लेंस आपको दिया वाला चश्मा दिया जाता है, लेकिन वही दूरदृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तर लेंस वाला दिया जाता है। ओके, तो और कैसे क्या है तो सब्जेक्टिव क्लास पढ़ाएंगे ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव इक्वल टू सिलेक्शन। ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, एकदम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ना बोले चारों सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, सबका क्लास चला एकदम झमाझम तरीके से। और कहाँ चला, स्टडी विद क्रेजी गुरु के जो यूट्यूब चैनल है उस पर चला है। और ई बुक द्वारा आप सब्जेक्टिव भी पढ़ सकते हैं, और ई बुक पढ़ना आपको जरूरी है। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन पढ़िएगा, तब जाके इक्वल टू
सिलेक्शन होगा। ओके, तो ऑफलाइन भी पढ़ना है, ऑनलाइन, ये नहीं है केवल ऑनलाइन पढ़ते रह जाना है, दोनों चीज़ कीजिएगा तब जाके। ऑनलाइन में हम आपको ये बता देते हैं, एक सिंपल पाथ तैयार कर देते हैं, जैसे चलिए यहाँ पे ऐसे पढ़ा जाता है, ये है वो है, लेकिन ऑफलाइन आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, इक्वल टू सिलेक्शन। ओके, चलिए देखते हैं। जो दृश्य वैषम्य है को ठीक करने के लिए बेलनाकार, जो दृश्य वैषम्य है उसको ठीक करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया या द्विफोकल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। जो ये है प्रेस बायोपिया, इसको क्या है, द्विफोकल, जो ये है द्विदृष्टम, जो देखिए निकट दृष्टि दोष में तो आउटर लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो ये जो प्रेस बायोपिया या द्विफोकल लेंस द्वारा उपयोग करके ठीक किया जाता है किसको, इसको दृष्टि वैषम्य को। ओके, और उसके दृष्टि जो दृढ़ दृष्टि को ठीक करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो हम शुरू में ही बताए। दूर दृष्टि दोष यानी कि उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष बोले तो क्या, आउटर लेंस। ओके, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा ए। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश का परिकिरण से संबंधित है? तो कौन सी ऐसी घटना है जो अणुओं के द्वारा, जो किसी माध्यम के अणु, कोई भी माध्यम हो उसमें अणुओं के द्वारा, कोई भी अणु के कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने वाले प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होते हैं तो ये किसके, रमन प्रभाव के द्वारा। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट है ये भी, सर हाइजेंस प्रभाव क्या है, मैक्सवेल प्रभाव क्या है, रेले प्रभाव क्या है, तो ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा। रमन प्रभाव मतलब क्या होगा, जिसमें कि अणुओं का, जो कोई भी माध्यम के अणु के जो कंपन द्वारा, जो कंपन ऊर्जा स्तरों के उत्साहित होने वाला प्रकाश प्रकीर्णन होता है। ओके, जिसको हम लोग रमन प्रभाव के नाम से जाते हैं। और हाइजेंस जो प्रभाव, हाइजेंस का प्रभाव है वो क्या है, हाइजेंस का सिद्धांत कहता है कि तरंग के प्रत्येक बिंदु को द्वितीयक तरंग के स्रोत माना जाता है, जिसको हाइजेंस का जो सिद्धांत बोलते हैं। उसके बाद मैक्सवेल प्रभाव क्या है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह एक घटना है जिसमें विद्युत आवेश एक सोलनॉइड के पास, जिसमें धारा में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। विद्युत प्रभाव बल ईएमएफ जो पढ़े थे 12th क्लास में, महसूस करता है, भले ही चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से अंदर या बाहर शून्य हो। या तो चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से अंदर 0 शून्य हो, लेकिन जो ये विद्युत प्रभाव की ईएमएफ जो है, विद्युत प्रभाव बल है, उसके बारे, तो ये मैक्सवेल है जो ईएमएफ से रिगार्डिंग है। ओके, तो याद रखिएगा, ये सब आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये ईएमएफ जैसे विद्युत प्रवाह बल आ जाए तो सोच लीजिएगा क्या है, ये एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि मैक्सवेल को ये घटना है। ओके, उसका रेले प्रभाव क्या है, तो रेले प्रभाव विकिरण के तरंग दैर्ध्य के बहुत छोटे कणों द्वारा प्रकाश या अन्य विद्युतीय चुंबकीय विकिरण को विक्षेपित करता है। जो विद्युतीय चुंबकीय विकिरण है उसको विक्षेपित करता है, जिसको हम लोग रेले प्रभाव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्या है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से प्रकाश का विचलन की घटना को डैश 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 कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन कहलाती है। देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मूल पथ से, यानी कि ये आया और ऐसे परावर्तन न होकर मूल पथ ये ऐसे ये इधर चला गया, तो इस जो ये प्रकाश का विचलन की घटना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपवर्तन बोलते हैं। क्या, अपवर्तन। और परावर्तन जो कि आया और सीधा वापस चला गया, जिसको हम लोग परावर्तन बोलते हैं। तो अपवर्तन और परावर्तन में समझ गए। अपवर्तन के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश के किरण को विरल माध्यम हवा से सघन माध्यम में, पानी, सघन माध्यम बोले तो पानी या कांच भी हो सकता है, पानी में जाने पर हवा हो गया जो कि विरल माध्यम है, जाने पर अभिलंब की ओर, यानी कि मान लीजिए ये हवा है, यहाँ से अभिलंब इसको मानते हैं, यहाँ से ये हवा में प्रकाश आ रहा है और ये क्या है कि ये कहाँ, पानी में जा रहा है, ये पानी जो कि सघन है, इसको हम लोग सघन मानते हैं और ऊपर वाले को विरल मानते हैं। तो यहाँ से जाता है तो विरल माध्यम अभिलंब की से जो जाने पर अभिलंब की ओर तथा अभिलंब ऐसे आता है। लेकिन यही उल्टा होता है, अगर मान लीजिए ऊपर सघन है, यह अभिलंब है और यहाँ प्रकाश से आता है, तो ये सघन से अगर यहाँ नीचे विरल है तो ये अभिलंब से दूर जाएगा और ये अभिलंब से ये अभिलंब जो है इससे नजदीक आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जब क्या है कि
सिंपल भाषा में हम समझा दें, ये अभिलंब है दोनों में। ऊपर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, विरल माध्यम है और वह विरल माध्यम है और यहाँ पे सघन माध्यम है। तो ये प्रकाश आता है तो ये अभिलंब जो है अभिलंब की ओर आता है। और जैसे ही मान लीजिए ऊपर सघन मान लेंगे, पानी मान लेंगे और नीचा विरल मान लेंगे तो ये प्रकाश आता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। तो जो देखिए है ना, जाने पर अभिलंब की ओर तथा सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर अभिलंब से दूर मुड़ने, इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। उदाहरण, जब पेंसिल को पानी भरे गिलास में रखते हैं तो पेंसिल है जो टेढ़ा दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। या सिक्के को पानी से भरे हुए टब में रखा जाता है तो सिक्का टब के तल से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ये सब एक्सपेरिमेंट करने वाला चीज है, आप कीजिएगा तो ऐसा दिखेगा। और ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। उस घटना का क्या नाम है जो प्रकाश के प्रकीर्णन से, उस घटना का क्या नाम है जो प्रकाश के प्रकीर्णन से, जिसमें किसी पर्वत के शीर्ष पर सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान हल्का लाल या नारंगी रंग दिखाई देता है। जब देखिए, जब ये देखते होंगे पर्वत रहता है तो उसके सूर्योदय या सूर्यास्त के टाइम में क्या होता है, मूवी में आप लोग देखते हो, रियल में अगर देखें तो सही है ना, तो मूवी में तो अक्सर ये सब सीन दिखाया जाता है। हल्का लाल या नारंगी रंग की दिखाई देता है। तो हल्का लाल या नारंगी, इस घटना को क्या प्रकाश, ये किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, क्या नाम से जानते हैं? तो इस घटना, इसका आंसर सी हो जाएगा, पेंग्लो। पेंग्लो होता है, एल पेंग्लो के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? एल पेंगनो क्या है? वह घटना है जिसके द्वारा पर्वत शिखर सूर्योदय या सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है? गुलाबी या नारंगी रंग के हो जाता है। और यह या तो सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले बादल से पारोक्ष है सूर्य के प्रकाश का प्रवर्तन या सूर्योदय के या सूर्यास्त के निकट होने वाली सीधी धूप के कारण, धूप से है। यानी कि ये जो परावर्तन होता है ना, मान लीजिए सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में जो प्रकाश आता है तो उसमें क्या होता है, बादल के कारण जो परावर्तन होता है उसके कारण ये जो है, जो लाल और किस आकार में दिखाई देता है, लाल और नारंगी आकार में हल्का दिखाई देता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अलग ही मतलब मूवी में दिखाया जाता है। जो देखिए, अब जो सूर्योदय है, सूर्योदय होने वाला है, यानी कि सूर्य भगवान लोग मानते हैं तो सूर्य भगवान आने वाले हैं। तो ये किसके कारण दिखाई देता है? तो साइंस में ये जो परावर्तन के कारण दिखाई देता है। ओके, तो चलिए ये सब मतलब आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों को हम सूचना दे दें कि अगर हमारा ई बुक नहीं लिए हैं तो यही नंबर है, इसी नंबर पे आप मैसेज करके, और 70 रुपीज़ में चारों सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है। और अगर यही चारों सब्जेक्ट मार्केट में लाने जाइएगा तो आपको 500 से 1000 रुपया के बीच पे करना पड़ेगा। और देखिए, ये हम इसलिए ले रहे हैं कि मेंटेनेंस चार्ज ले रहे हैं, जो टीम वर्क लग रहा है उसका मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है। तो नहीं लिए हैं तो आप ई बुक ले सकते हैं। और एक बात और, आपको सपोर्ट करना है कैसे? तो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। और जो तैयारी कर रहे हैं तो उनको बताइए यहाँ पे झमाझम तरीके से तैयारी चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।